अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 35 लापता अफराद को हर सूरत कल तक अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा है कि अगर इन अफराद को आइंदा समाअत पर पेश ना किया गया तो फिर वजीर आजम नवाज शरीफ बतौर वजीर दिफा खुद अदालत में पेश हों। जरा देखिए, ओहदे दो हैं और नाम एक है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी नाम के साथ मगर ओहदा अलग है। बतौर वजीर दिफा नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे या नहीं ये तो वाजे हो जाएगा। अब अगर आर्मी चीफ को भी वजीर दिफा को जाकर जवाब देना पड़े तो वो भी जाएं, लेकिन डिसिप्लिन शायद कुछ और ही कहता है। अब क्या 28 नवंबर को यानी कल 35 लापता अफराद अदालत में पेश कर दिए जाएंगे या संगीन नताइज सामने आएंगे और वो क्या हो सकते हैं? आज इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 केसेस बहाल कर दिए गए हैं, जिसमें एसजीएस कोटेक्ना केस, ARY गोल्ड और पोलो ग्राउंड की तामीर के 3 रेफरेंस शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए दरखास्त के लिए उनको चेयरमैन नामजद कर दिया है, जो खुद मुख्तलिफ इल्जामात की जद में है, खुर्शीद शाह साहब। ऐसे ओहदों के लिए अगर मुकदमात की जद में शामिल लोगों को फायज किया जाए तो क्या ऐसे ओहदों के साथ इंसाफ होगा? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही कुछ खबरें क्लासर साहब और काजी साहब भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, मैं आगाज़ में आज बात करूंगा, बल्कि खबर हम बोलेंगे कम और लोग देखेंगे। हम कुछ तस्वीरें हमने जक्स्टा पोज की हैं जो अफगानिस्तान था इस जंग से पहले और जो अफगानिस्तान के बाद हमारे नाजरीन टीवी पे स्क्रीन पे देख सकेंगे आमने सामने। और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं उनमें जो एक ही मकाम की हैं कि वो कल क्या था और आज क्या है, और वो क्या अजीम मकासद के थे जिसके लिए हमने ये खंडर में तब्दील कर दिया। हम बहस करते रहते हैं, मगर आज मैंने इसको विजुअली पेश करने की कोशिश की है। इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो नवाज शरीफ साहब सुन के हैरान रह गए। जब वो गए सिंध तो उन्हें बताया गया कि जो सिंध की जेलें हैं वहाँ 41 कैदी ऐसी हैं जो जाली हैं। ये जाली कैदी कैसे आ गए, इसमें उनको जो है कैसे पॉइंट आउट किया गया और ये क्या सिलसिला चल रहा है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही एक और जालसाजी की खबर, नादरा ने जाली वोटरों की शनाख्त कर दी है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक बंदे ने 44 डाले थे वो किसने डाले, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। तो इस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि ये हमारे यहाँ ये जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है ये कितना शेडी बन के रह गया। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, 2 स्टोरीज हैं। एक तो सबसे ज़्यादा अहम स्टोरी है कि पाकिस्तानी जो इकानमी है ये शदीद या बदतरीन ये सूरत हाल से गुजर रही है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन जो रिज़र्व हैं वो $3.2 बिलियन पर पहुंच गए हैं, और जो इसके साथ एक एमरजेंसी नाफिज होने वाली है, यहाँ पे आप कह सकते हैं मुआशी एमरजेंसी। और पाकिस्तान ने दुनिया भर में उन्होंने SOS भेजना शुरू कर दिया कि हमारी मदद को है, अब हमारा जो डॉलर है हमारे पास ख़त्म हो गया है। और पाकिस्तान ने अब एक गैर मामूली अपील की है, रिक्वेस्ट की है USA से कि आप जब अफगानिस्तान से चले भी जाएं 2014 के बाद, तो जो आप वार एंड टेरर पे हमें इमदाद दे रहे हैं वो हमारी जारी रखें, नहीं तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब दिन रात ये बरस रहे हैं अमेरिका पे, तो उनके 2 जो वजीर हैं सरताज अजीज़ और इसहाक डार साहब, बाकायदा एक रिक्वेस्ट की गई अमेरिका से कि 2014 से निकलने के बाद ये अफगानिस्तान से आपने हमारी आके इमदाद जारी रखनी है। और जो आने वाले दिन है पाकिस्तानी इकानमी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबरें ला रहे हैं, एक तो इस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी अहम खबर है कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक और बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में $340 मिलियन एक लोन के मुआहदे पे दस्तखत होने वाले हैं। तो देखना ये है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमतें जो हैं वो कर्जे लेके गरीबों को अपने पाँव पर खड़ा कर सकती हैं, या वही जो इस बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़े पैमाने पर लूट मार की कुछ फरजाना राजा दौर की खबरें आ रही हैं, वही लूट मार जारी रहेगी या कोई इसमें तब्दीली आएगी, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रात तक बैठे हैं, लापता अफराद को जहाज़ में लेके आएँ, हेलीकॉप्टर में लेके आएँ, किसी भी सूरत पेश किया जाए। लेकिन कल फिर ये बताया गया कि सेक्रेटरी दिफा की तबीयत नासाज है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर दिफा फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जवाब दें। काजी साहब, पीपल्स पार्टी भी पिछले अपने 5 साल दौर में इस मामले पर हीले बहाने तलाश करती रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। सुप्रीम कोर्ट कहती रही आज पेश किया जाए, कल पेश किया जाए, नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी अब यही हो रहा है, बाकायदा इस पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया जा रहा? अब इसमें ये सिर्फ यही नहीं है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे पहले हम देखते थे कि हालांकि ये जो अब सियासी लोग बरसर इक़्तिदार हैं ये सपोर्ट भी करते रहे हैं, और इवन जो बाली
जुडिशरी की एक मूवमेंट थी उसमें भी शामिल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितने भी इकदामात या डायरेक्शंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक, और वो एक नहीं है, वो सिर्फ नैब की नहीं है, वो नरगिस सेठी साहबा हैं और बहुत से ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बारे में कहा गया, मगर इस पे जो रवैया है वो वही रहा जो पीपल्स पार्टी का था। लेकिन अब ये जो है एक जो कल से एकदम एक खबर आई है जिसने खासा एक पैदा की है हलचल, वो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर, जो कि ज़ाहिर बतौर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वजीर दफा के तौर पे आएंगे या इससे पहले ही उन लोगों को प्रोड्यूस कर दिया जाए। ये बड़ा नाजुक सा मामला है, कुछ आखिरी दिन हैं, चीफ साहब भी रिटायर होने वाले हैं, चीफ ऑफ आर्मी जो है वो आज कल में वो भी जाने वाले हैं, और एन जो आखिरी जिस तरह क्लाइमैक्स टाइप ये क्या होने वाला है। क्लासेस साहब, वजीर आजम तो गैर मुल्की दौरों पर रहते हैं, तो फिर वजीर दफा को तो पेश हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। शायद ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है मेरा ख्याल है। अगर हम इसको थोड़ा सीरियस होकर देखें तो इसमें खासी सीरियसनेस है, और दो चार इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट जो नवाज शरीफ साहब को फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि उनके एडवाइजर उनको एडवाइस कर रहे हैं जी बस ये 8-10 दिन की बात है, चीफ जस्टिस साहब जाने वाले हैं, किसी तरह टालें मामले को। मेरा ख्याल है मामला टलने वाला नहीं है। और ये पर्टिकुलरली मैंने एक जब इसका NACL का स्कैंडल आया था यहाँ पे, उसमें चेयरमैन नैब और उसमें टैक्स मुर्नून और दीगर के बारे में यहाँ पे उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया था, मैंने एक उस पर ट्वीट किया था ये कुछ दिन पहले, या उसी दिन किया था। मैंने कहा अभी ये चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट में 20 दिन बाकी हैं, तो देखते ये हैं कि अगले 20 दिनों में वो क्या उनसे कोई ऐसे आर्डर्स करते हैं जो हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल का पेश खैमा हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है एक आर्डर तो आ चुका है, और नवाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत बड़ा टेस्टिंग केस है कि वो कैसे पेश नहीं होते, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश हुए हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म की हैसियत से, वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पेश हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 11 दिसंबर से पहले वो नवाज शरीफ साहब को कटहरे में ला खड़ा करेंगे अगर ये इन्होंने 38 ये जो बंदे पेश ना किए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में ये मैंने जिक्र किया था, जो मेरे पुराने एक दोस्त है उबैदुल्ला ये खान बेला के, लियाकतपुर ये रहीम यार खान के, अभी तक गायब हैं। और उनकी बीवी रोजाना मुझे फोन करके पूछती है कि भाई उनका कुछ पता कर सका। और डिस्पाइट ऑल में रिसोर्सेज हम सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा हुकूमत से जवाब मांग रही है, तो एजेंसीज जो है वो हुकूमत के मातहत है, तो हुकूमत उनसे जवाब मांगे, हुकूमत उनसे नहीं पूछती है। नहीं, यही तो बात है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे आप उठा के नवाज शरीफ साहब के बयानात पढ़ लें जो देते रहे मिसिंग पर्सन पे। इनके वजीर उनके कैंप्स में जाके बैठे, आप किस चीज से खौफजदा हैं? आपने एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, आपने ही तैनाती करनी है। नवाज शरीफ साहब को बड़ा स्ट्रांग वजीर आजम समझा जाता है, आप उनको बुला के पूछते नहीं है कि अब तो कानून भी बन गए हैं, अब आपने उनको पावर्स दे दी हैं, अब आपको उनको लीगली डिटेन कर सकते। तो क्या मसला है कि ये लोग अगर किसी टेररिज्म में मुलविस हैं, किसी दहशतगर्दी के उसमें तो इनको कोई नशीक लगती है तो ओपन नहीं करें, इन पर मुकदमा दर्ज करें। अब तो आपको ये भी इजाजत है, ईमेल आप उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप टेलीफोन टैपिंग कर सकते हैं, आप उनके मैसेजेस कोई भी कम्युनिकेशन आपने इलेक्ट्रॉनिक के जरिए किया, अब उसको भी एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। ये तो फिर कोई तरीका नहीं है कि आप फिर उठाएं और उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज ना करें, उनको गायब करें। और सबसे अफसोस की बात ये काम मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हो रहा है। चले और सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कह दिया ये 35 अफराद लापता नहीं है, ये एजेंसीज के पास हैं। मुझे इस पर बात मजीद करनी है, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, क्लास ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि 35 अफराद लापता नहीं है तो फिर ये कहाँ है, एजेंसीज के पास हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके कानून के तहत इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 35 अफराद लापता नहीं, ये एजेंसीज के पास हैं। कायसा चीज कल सीजे ने कहा कि अगर इन अफराद की बाजियाबी के लिए बड़े लोगों को भी बुलाना पड़े तो हम बुलाएंगे। एक तो वज़ीर आज़म शामिल होंगे, बाकी इशारा किसकी तरफ? मैं जरा इसको मुख्तलिफ एंगल से लेना चाहता हूँ। अभी क्लास साहब ने बड़ी सही बात की, किताब को अगर खोल के देखें तो बुलाएं, एजेंसियों से बुला के पूछ लें, ये कर लें। मगर मैं आपसे ना थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब अवाइल जवानी में अखबार की दुनिया में आया तो मुझे उस दिन पता चला कि एक दुनिया तो अखबार के फ्रंट पेज की खबरों में है, एक उस खबरों के पीछे दुनिया है। या फिर मुझे याद आ जाता है क्लासरा साहब जब हम पढ़ते थे मैकियावेली है, लोग उसको रोज़ हमारे उर्दू अखबारों में गालियाँ पढ़ती थी। तो जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा आदमी और नाबग़ैर रोज़गार आदमी था। और वो कहता था शुरू में कि मैं आपसे वो बात नहीं करूँगा जो कही जाती है, मैं आपसे वो बात करूँगा जो होती है। जो कही जाने और होने में जो फर्क है वही इन रियासती अमूर में हमें देखना पड़ेगा। बाय दी बुक नाइस बातें तो हम कर लेते हैं,
पावर के सेंटर्स क्या हैं, पाक फौज की जो है या यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीख क्या है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी वेल ग्राउंडेड है, कितना उन्होंने डिलीवर करके यहाँ पे अपने आप को, इन सारी बातों से पता चलता है कि आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं। अब कहने को तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो वजीर दिफा भी हैं, वो वजीर आजम भी हैं, आज वो चीफ ऑफ आर्मी को वो अपॉइंट भी कर देंगे, मगर ये एक पॉलिटिक्स है, एक रियल पॉलिटिक है। तो रियल पॉलिटिक के हवाले से देखेंगे तो शायद मसला समझ में आए। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये खासा मुश्किल होगा, ये कैसे कल तक इसको टैकल करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पॉलिटिकल हुकूमत या उनके जो इर्द गिर्द एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो इस कजिए से कैसे संगीन नताइज की बात की गई। क्लास साहब, संगीन नताइज क्या हो सकते हैं? हम देख चुके हैं, मेरा ख्याल है इसमें कुछ आज हैरान होने वाली बात नहीं कि संगीन नताइज की तरफ क्या इशारा है चीफ जस्टिस का। अगर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उन पे तौहीन अदालत लग सकती है, उनको ट्रायल किया जा सकता है, फर्द जुर्म उन पे लग सकती है, राजा परवेज अशरफ को बुलाया जा सकता है और राज साहब के खिलाफ नायब को ऑर्डर किया जा सकता है कि कार्रवाई करें। तो मुझे तो लगता है कि अगले 10-12 दिन नवाज शरीफ साहब के लिए कोई इतने आसान नहीं है जितने वो समझ के बैठे हुए हैं। तो वज़ीर दिफा डिसमिस होंगे कि वज़ीर आज़म? नहीं, वज़ीर आज़म को पेश होना पड़ेगा, चाहे वज़ीर दिफा की हैसियत से पेश हूँ या दूसरी से। और मैं समझता हूँ इस पे इनका जीरो टॉलरेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रखा हुआ है, तो फिर अगर प्रेसिडेंट देखनी है और ये इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लेना कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो तो कुछ और इंसाफ होता है, अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी से हो या पंजाब से कोई और वज़ीर आज़म हो तो उसके साथ कुछ और इंसाफ होता है। अब अगर आपने इंसाफ करना है तो जैसे गिलानी साहब को आपने यहाँ पे बुलाया था और उनको चार्जशीट पढ़ के सुनाई थी, फिर इनको भी समन कर लें, कल इनको कहेंगे जरूर तशरीफ ले आएँ, आप वज़ीर दिफा हैं, आपको इतनी बार हमने कहा है कि आप अपने बंदे पेश करें, और इसके बावजूद कि आपने कवानीन बना रखे हैं, आप फिर भी उन पर मुकदमे दर्ज करने को तैयार नहीं। सोसाइटी को आपने ब्रूटलाइज किया। जैसे मैं आपको उसके उबैदुल्ला की बात बता रहा हूँ, खानपुर वाले की, उसकी बीवी जो है, एक छोटा बेटा और उसकी बेटी रोजाना मुझे फोन करके पूछते हैं पिछले 10 दिनों से कि भाई कुछ हमारा उसका पता चला ना चला। और मैं 10 लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अगर उबैदुल्ला ने गलत किया है तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। इवन जो वहां पे डीपीओ रहीम यार खान, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, कैदम यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए, वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं। तो मैं क्या आपके डीपीओ रहने का क्या फायदा? अगर आपने सीएसएस करके, आपने पढ़ लिख के, अगर आपने ये गैर कानूनी काम करने हैं, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता किधर गए। मैं कि फिर नहीं पता तो उनकी जो बीवी आपके पास आ रही है, आप उसकी एफआईआर दें उनके खिलाफ कि कौन लेके गया है। ना आप उन पर पर्चा देने को तैयार हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उन पर पर्चा दें, आपको पता है तो प्रोड्यूस करें। तो सुहेल जफर चट्टा साहब के पास कोई इन चीज़ों का जवाब नहीं है क्योंकि वो नौकरी करना चाहते हैं। ये आपका माइंड सेट बन चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ऑपरेट करना पड़ता है। ना आपको कोई पॉलिटिशियंस, ना आपके वजीर, ना आपका यहाँ पे वजीर आजम, ना ये डीपीओ, ना पुलिस, कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है कानून के साथ। एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है इन साहब से, अगर इन्होंने गलत काम किया है, एक मिनट का सर, छोटी सी बात सर, अगर इन साहब ने गलत काम किया है जो यकीनन हो सकता है किया होगा, अगर इनके पास कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, आपकी फिक्रा मैंने पिक किया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं? आप क्यों लोगों को मिसिंग आप उनको करते जा रहे हैं? आपकी फिक्रा मैंने पिक किया। आपने कहा जो चट्टा साहब हैं डीपीओ, वो नौकरी करना चाहते हैं। हुजूर ऊपर से नीचे तक सारे ही नौकरी करना चाहते हैं और आफियत में रहना चाहते हैं। ये जो थोड़ी देर पहले मैं अभी बात कर रहा था, बैठते हैं, ये थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, बैठते हैं ना डीपीओ, हमारे जाती तौर पर कुछ जाने वाले बैठते हैं तो रोने रोते हैं, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैं ड्यूटी करें। अब सुहेल जफर चट्टा के लिए बड़ा अच्छा मौका है, बड़े नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्तों के दोस्त हैं। अब साबित करें कि वो इंतहाई बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे हैं, इस मुल्क का दिल दर्द रखते हैं। आप फिर उबैदुल्ला की बीवी की दरखास्त पे दें पर्चा का भाग ले। साहब एक कमेंट करने दें, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं, लोगों ने इख्तियार कर लिया जो सारा। देखिए, जब कंप्रोमाइज और आफियत जो है वो आपकी जहानत बन जाए, आपकी दानिश बन जाए, जब अपने आप को बचाना हर जुर्म की पर्दापोशी करके ये लगे कि नहीं ये बड़ा सियाना आदमी है, वैल्यूज उलट गई हैं। जब हम ये कहते हैं कि उठो खड़े हो जाओ, राइट्स के लिए लड़ो, भले वो की दुनिया की ताकत हो, भले यहाँ का माफिया हो, नहीं आराम से रहें, आप भी रहें, हम भी रहें, वक्त गुजरता रहे। ये है सिक्का राइजुल वक्त। मगर इस सिक्का राइजुल वक्त ने अभी जो आपकी स्टोरी है जिस पे हम आएंगे, जिसमें आपने बताया है कि कैसे बैंक रप्ट हो चुके हैं हम, ये इसी आफियत कदे तलाश करने के सिलसिले में हुआ है। भले ये हमारे साथ जो बाहर हुआ है, जो अंदर हो रहा है। आप इसका एक और पहलू देखें, इसका एक और पहलू देखें। जब वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में इसी तरह की हम बहस करते थे, बात करते थे, मीडिया के मिसिंग पर्सन है, उन्होंने डैम केयर एटीट्यूड था। आज उनका अपना बेटा गायब हुआ है तो उनकी हालत देखने वाली हमें भी अफसोस होता है, एक दुख होता है कि बाप किस अजियत से गुजर रहा है। क्या जरूरी हो गया कि हर यहाँ वजीर आजम का, हर हुक्मरान का
हाँ, डीपीओ का, गवर्नर का बेटा पहले यहाँ से अगवा किया जाए, मिसिंग पर्सन में, इसके बाद इन लोगों को एहसास होगा गलत काम किया। बड़ी सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आप इनको प्रोड्यूस करें, पर्चे दें इन पे। जीएचक्यू वजारत दिफा के मातहत है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जीएचक्यू से वजाहत नहीं मांग सकती? नहीं मांग सकती, ऐसे नहीं होता। वो उनको, आपको वजारत दिफा इसी काम के लिए मौजूद है। हर काम आपने वजारत दिफा से करना है, फिर आप इसको वजारत दिफा को खत्म करें। सो इसी के जरिए आर्डर जाएंगे जीएचक्यू को, क्योंकि उसकी जो कमांडिंग अथॉरिटी है जो जीएचक्यू को कमांड करती है वो वजारत दिफा है, सेक्रेटरी दिफा है या वजीर दिफा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल इस मामले पे जीरो टॉलरेंस जाना चाहिए। जैसे गिलानी को बुलाया था, जैसे राजा परवेश्वर को बुलाया था, इनको ऐसे वजीर नवाज शरीफ को बुलाना चाहिए और इनको इनके पिछले बयान दिखाने चाहिए कि हुजूर आपके दौर में भी मिसिंग पर्सन का कल्चर जारी है, रोज एक नया केस आ रहा है। जैसे मैं साहब आप कहते हैं जाहिर है वजीर दिफा के वो मतहत हैं। हाँ। कभी हमने कोई 35 प्रोग्राम नहीं किए कि कौन बनेगा वजीर दिफा। हम तो प्रोग्राम करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेंगे, किसके सर पे बैठेगा। अगर तो वाकई वो पावरफुल है तो मीडिया को उधर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे अब नेक्स्ट कौन आएगा। तो मीडिया ध्यान दे रहा है या सेक्रेटरी दिफा जो है। मुझे नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब मजाक के मूड में अपना कर्म करे और मियां साहब मजाक के मूड में है कि 10-12 दिन की बात है चला। अगर जाने से पहले चीफ जस्टिस साहब इन पर फर्द जुर्म आयद कर गए इस मामले में और इस पे कुछ आर्डर कर दिए उन्होंने कि वजीर आज़म के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छे खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल इस केस में चीफ जस्टिस साहब इनको डिलेइंग टैक्टिक्स मुझे नहीं लगता वो इस्तेमाल करने देंगे। आने वाले दिन है, मैं देखते हैं इनके पास काम है जी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी केसेस बहाल हो गए हैं। क्लास साहब खुर्शीद शाह को एपीएससी का चेयरमैन नामजद किया गया है, उनके खिलाफ तो खुद मुकदमात हैं, तो इसीलिए तो बनाया गया है। तो आपको पता है यहाँ पे सूट करते हैं। उन्होंने तो जिस दिन ये कमर जमा चौधरी साहब को भी हटाया गया था, उन्होंने इसको पार्लियामेंट की तौहीन करार दे दिया था। जब खुद करप्शन करते हैं, मुकदमे भुगते हैं, जब स्कैंडल्स आते हैं, अरबों रुपए की डील्स होती हैं, जरा आप उसको पढ़ तो लें। ये जो NACL का स्कैंडल का जो जजमेंट है ये कि कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस है, पढ़ के शर्म आती है कि खुदा ने लोगों को इज्जत दी, इनको वजीर बनाया, वजीर आज़म बनाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद पेटी किस्म की करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और मेरा ख्याल है अब इस पर 2 में से एक पिक करना था आपने, या तो आप ये जरदारी साहब की बहन को पिक कर लेते अजरा साहिबा को, या खुर्शीद शाह साहब को आप पिक कर लेते। दोनों में से चॉइस ऑब्वियस है, ना उनसे डिलीवर होनी थी पीएससी ना इनसे होनी थी। इसलिए पीएससी पे मैं तो अभी से फातिहा पढ़ रहा हूँ, चाहे खुर्शीद शाह साहब आ जाएं चाहे अजरा फजल साहब आ जाएं, मैं तो अभी से इस पे ये फातिहा पढ़ चुका हूँ। मैं पीछे 15 साल से इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये पीएससी ये खुर्शीद शाह साहब से चलने वाली नहीं है। मैं कोई उसमें कुछ सूद शेयर नहीं हूँ, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा। मैं पीएससी का मिजाज देख रहा हूँ, मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। और जिस तरह की ये शख्सियत है खुर्शीद शाह साहब, वहाँ मजाक होगा, ठट्टा होगा, गपशप होगी, वो तो सब कुछ होगा। अकाउंटेबिलिटी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करने की पोजीशन में नहीं है। क्लासरा साहब एक बात बताएं मुझे, एक बात देखें, जब हम कहते हैं कि आइन में आपके पास ये इख्तियारात हैं, आर्मी आपके अंडर है, सारी आप जो एग्जेक्टिव के पावर हैं, 1973 का आइन पड़ा हुआ है, तो आप फिर क्यों उस पर अमल नहीं कर सकते? वो इसलिए अमल नहीं कर सकते कि जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं खाने पीने के अमल में, जब आप जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके होते हैं, तो फिर आप अपने इख्तियारात पे अमल नहीं कर सकते। फिर जब आप अपने गिरेबान में झांकने के काबिल ना हो तो किसी और को के गिरेबान पे कैसे हाथ डाल सकते हैं? तो फिर असल में ये जो लड़ाई अब तक चल रही है वो ये है कि जी कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टिंग अमंग द करप्ट्स ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस। मैं सारे इंस्टीट्यूशंस को नहीं कह रहा कि जो ये लोग कहते हैं कि भाई देखें आप भी खाएं पिए, आप भी खाएं पिए। ये क्या बात हुई कि वो तो बिल्कुल जो है प्लाट लेके भी निकल जाए, वो वाले जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट है, और हम जो आते जाते रहते हैं हमें भी इजाजत दे दें। यहाँ ये जो आर्ग्यूमेंट आता था वो जी जर्नैल को तो आप पूछते नहीं है, हमें पूछ लेते हैं आप। ये हमें पॉलिटिकल नुमाइंदे कहते थे, ख्वाजा आज़म साहब के बहुत से ऐसे बयान हैं। भाई मैं तो जर्नैल को नहीं पूछ सकता, मैंने तो वोट आपको दिया है, जर्नैल तो आपने अपॉइंट किया, आपके सिस्टम ने अपॉइंट। तो उस वक्त तक आप ये काम नहीं कर सकते जब आपके दामन साफ ना हो। जब आपके दामन साफ होंगे ना तो फिर वजीर दिफा या सेक्रेटरी दिफा पूछ सकेगा, फिर पूछ सकेगा वो अपने इख्तियारात। ये मतलब मजाक होने वाला है इस मुल्क के साथ, पहले भी हुआ या फिर होने वाला है। एक NRO के जरिए किया गया था, एक पीपल्स पार्टी दौर में 5 साल हमने मजाक होते देखा, एक इस दौर में होने वाला है कि पीपल्स पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 5 सालों में जो पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन हुई है, इरेगुलरिटीज हुई हैं, उन तमाम के ऑडिट पहले अब नई कमेटी के सामने पेश आने हैं। अब मुझे ये बताएं, वो पीपल्स पार्टी जिसके दौर की करप्शन के ऑडिट पहले उनके सामने आने, पीपल्स पार्टी का बंदा कैसे करेगा?
उसी का बंदा बैठ के उनको वो करेगा। अब वो आप क्या समझ, NACL का एक ऑर्डर रिपोर्ट है, एक बेनजीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम की ऑर्डर रिपोर्ट है, अब ये सामने आने वाली है। क्या खुर्शीद शाह साहब में जुरत है कि अमीन फहीम के खिलाफ वो बैठ के एक्शन ऑर्डर करें, रिकवरीज ऑर्डर करें, या वो फरजाना राजा साहब के दौर में जो वहाँ घपले किए गए हैं और बहुत बड़ी ऑर्डर रिपोर्ट अब सामने आई है, क्या उसको सामने लेके आएंगे, उस पर बैठ कर स्क्रूटनी करेंगे, ये मिल मिला के काम चलाएंगे। और नवाज लीग मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल वही एक रूट लिए हुए जो वहां से पहले पीपल्स पार्टी ने लिया कि आप हमें ना छेड़ो, आप क्या कर रहे हो पंजाब में, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बहाल हुए, ऐसे तो कोई सियासी इंतकाम नहीं कहा जा सकता ना। ये जरदारी साहब ने, ये बड़ा समझदार वो सियासतदान है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर ट्रू एक प्रैग्मेटिक एक पॉलिटिशियन पैदा किया 65 सालों में तो मान लेना चाहिए वो आसिफ जरदारी साहब हैं। बाकी इधर उधर की डमीज से एक ट्रू जेन्युइन एक ओरिजिनल जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होना चाहिए वो जरदारी साहब हैं। उन्होंने अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे जरा एक डील की गई है उनके साथ कि आप अपनी सियासत का रुख जो है सिंध में रखेंगे, आप पंजाब में एंटर नहीं होंगे। आपको याद होगा जरदारी साहब ने फरमाया था कि मैं लाहौर बैठूंगा, आपने देखा है जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं, एक दफा गए, बकायदा जरदारी साहब को कहा कि मेरे जराये ने कहा है आपने लाहौर बैठ के सियासत नहीं करनी अगर आप इन केसेस पे हमारी सपोर्ट चाहते हैं। ये नवाज लीग और जरदारी लीग में ये बकायदा अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो चुकी है कि आप सिंध में रहें, आपने हमारे ट्रबल नहीं करनी, पंजाब की तरफ रुख नहीं करना, इसलिए हम नहीं करेंगे। जरदारी साहब अब आप देखेंगे लाहौर में आएंगे, एक आध दिन 2 घंटे 10 घंटे गुजारेंगे, वो बैठ के कैंप नहीं करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा महल बनाया गया था, आपको याद हो, उनको बना के दिया गया था, 6 अरब रुपए का महल बनाया गया था बिलावल हाउस आपके लाहौर में, जहां जरदारी साहब ने बैठना था। तो जरदारी साहब किधर गए 6 महीनों में, तो वहां बैठ नहीं रहे उस महल में। ये अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, इसलिए जरदारी साहब पे केसेस खुलेंगे, लेकिन मुझे लगता है केसेस सेटल हो जाएंगे क्योंकि इनके को अक्यूज जो हैं, इनके को अक्यूज ऑलरेडी वो पीपल्स पार्टी दौर में बरी हो चुके हैं। सही, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। और अब सईद काजी हमें बताएंगे कि कल का अफगानिस्तान क्या था और आज का अफगानिस्तान जंग के बाद क्या मंजर पेश कर रहा है। शायद ये मैं देख रहा था कुछ तस्वीर ना, आजकल सोशल मीडिया हमारी बड़ी मदद करता है तो लोग फेंकते रहते हैं, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि आज जक्स्टापोज करते हैं ये जो प्री वॉर जो अफगानिस्तान था, तो जब ये हम कर रहे थे और मैंने मुबीन हमारे प्रोड्यूसर को कहा कि इसको जरा जक्स्टापोज करें, तो वो बड़े हैरान भी हुए। ज़ाहिर है जूत है, उन्हें वो मंजर या वो तारीख याद नहीं होगी। अगर ये ज़रा लूप चला दें मुबीन साहब हमारे लिए या फ़हीम साहब, तो ये ज़रा देखें कि अच्छा इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो एक ही जगह की हैं कि ये प्री वॉर पहले अफगानिस्तान क्या था और आज क्या है। हाँ। तो इससे हमें एक अंदाजा होगा, क्योंकि ये स्टोरी जो है अगर आप गौर करें तो ये खुद ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ही मेन चौक है, ये जो जंग से पहले था और ये जंग के बाद है। और अभी आप नीचे देखें कि ये कंधार का एयरपोर्ट है जहाँ पे 2 खवातीन खड़ी हैं जहाज के साथ, और उसके साथ अब जरा दूसरा मंजर देखें, ये आज का अफगानिस्तान है जो डॉलर जहाज के बाद हुआ था। उसके बाद आप नीचे देखें तो ये एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चियां खड़ी हैं यूनिवर्सिटी में और किताबें ड्रॉ करवा रही हैं काबुल की किसी यूनिवर्सिटी से, और साथ ये देखें ये क्या दुनिया है। फिर आप नीचे देखें तो एक बस है जिसमें बड़ा पीसफुली लोग किसी धमाके के खतरे के बगैर सफर कर रहे हैं, और ये देखिए साथ क्या मंजर है। अच्छा, ये जो तस्वीर नीचे आ रही है ये एक ही जगह की तस्वीर है। ये भी आप बाएं तरफ देखें तो वो पानी है जिससे वो खेतों को पानी लगाया जा रहा है, और अब इधर जो मंजर है वो आप देख लें, ये वो है जदीदियत, और ये वो मकासद हैं जो हमने हासिल करने की कोशिश की थी। मकसद आपको ये वीराना सामने नज़र आ रहा है और इससे हमें कुछ अंदाज़ा होगा। इस तरह नीचे चलते हैं, अभी कुछ और भी आपके लिए हमने जो है ये देखिएगा। तो ये कंट्रास्ट देखें तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ का वो याद आ जाता है, उनकी जो आखिरी गज़ल थी कि गो सबको हम सागर बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था, गलियों में फिरा करते थे 2-4 दीवाने, हर शख्स का सच चाक लिबादा तो नहीं था। तो ये मैंने इसलिए पेश किया कि हमारी जो बहस चलती रहती है, इस बहस में वो कहते हैं ये अब देखें एक अफगान जो मॉडल है वो मॉडलिंग करी और बैकग्राउंड में वो देहाती मंजर देखें। अच्छा, अब आप इसको, और ये अगली तस्वीर भी एक ही जगह की है, अब गौर फरमाइएगा। इससे पहले ये एक शहर है और अब ये एक बर्बाद वीराना है। ये वो हसूल हुआ है हमें, और ख़ास तौर पर जो खिलवाड़ अफगान अवाम के साथ हुआ है उसका आप ये मंजर देख सकते हैं। और ये एक जदीद, यानी कंपैरेटिवली हम ये तो नहीं कहते कि वहाँ बहुत कुछ सब कुछ ठीक था, मगर ये आज जो हुआ है, ये जो आज हमने हासिल किया, अब ये बच्चे देखें
ये आज अफगान वार का जो शिकार होने वाले बच्चे हैं, और इन बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लाखों की तादाद में माइंस लगाएंगी। अब इन माइंस के बारे में भी सुन लीजिए। ये माइंस जो हैं वो बारिशों का, इनके माइंस का एक नक्शा होता है। ये नक्शे जो हैं वो इसलिए गलत हो गए क्योंकि बारिशों से माइन जो हैं वो निकल के वो अपनी जगह बदल ली उन्होंने। और अब अफगानिस्तान में ये कहा जाता है, उनका बंगाली साहब का, मैं कैसर बंगाली साहब का आर्टिकल देख रहा था कि मेन थरोफेयर जो बची है अफगानिस्तान की, अगर वहाँ खड़े हो जाएं तो हर दूसरा आदमी, उसकी बाजू नहीं है या टांग नहीं है या वो माजूर है। तो ये वो खिलवाड़ है। मुमकिन है ज़रा सा इर्ताश ज़मीरों में आ जाए कि वो क्या हमने बताया था लोगों को और क्या किया हमने इसके साथ। और आज इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि आज हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने उनके साथ तो जो किया वो आज जो हमारे साथ हो रहा है, तो ये एक मंजर है। और मैं चाहूंगा जरा क्लासरा साहब इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दें। जी क्लासरा साहब। काजी साहब, ये बड़ी मेरा ख्याल है टेरिबल पिक्चर्स हैं जो आपने पेश की हैं। अगर पाकिस्तान का, आज का पाकिस्तान भी मैं ज़्यादा उस पर नहीं बात करना चाहता, सुबह सुबह को डूम्सडे सिनेरियो नहीं देना चाहता। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यही हालात हो चुके हैं जो आप बता रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा बंदे तो हमारे भी मारे गए हैं। अब कराची, और मुझे खतरा लगता है खुदा ना खासा किसी दिन कोई और बैठे हुए हमारे मुल्क की ये तस्वीरें ना दिखा रहे हो। ये देखें कि 60 में पाकिस्तान कैसे था, ये देखें 70 में कैसे था, और आज देखें 2013 में कैसे हो चुका है। हमारे दोस्त हैं वसीम हकी साहब, तो हकी साहब जो है कभी कभार इस तरह की ईमेल्स भेजते रहते हैं कराची के बारे में। वो किसी दिन मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, वो दिखाइएगा कि 70s और इवन 80s से पहले का कराची क्या था और आज का कराची क्या है। इतनी जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स आती हैं कराची शहर से अलावा के हवाले से वसीम हकी साहब भेजते रहते हैं कि बंदा देख के दंग हो जाता है। क्या ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था कभी? क्या पाकिस्तान ऐसा भी था जो आज बन चुका है? सो वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। तो जरा इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है आनी चाहिए, लोगों को थोड़ा कंपैरिजन मिलना हमारी इस तरह की तस्वीरें दिखा रहा हो। क्लासा साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। जी क्लासा साहब, कौन सी मौशी इमरजेंसी लगने वाली है हमारे यहाँ? मैं मुआशी इमरजेंसी पे मैं बाद में आता हूँ, वो स्टोरी मैं बाद में करता हूँ। पहले जो इंपॉर्टेंट एक स्टोरी मैं करना चाह रहा हूँ वो आज ये बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये $340 मिलियन की एक डील कर रहा है एशियाई तरक्याती बैंक के साथ। जी। तो देखना ये है कि क्या ये जो आप डील करने जा रहे हैं, बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, तो ये कंसेशन का लोन है, 2% का है, 2025 से जाके इसकी रिएम्बर्समेंट या इसको ये वापस करना है। इसमें जो अहम चीज़ ये है कि क्या BSAP के पास कोई प्लान्स हैं कि लोगों को पाँव पे खड़ा करने के लिए, या आप इनको 1,000-2,000 रुपये सारी उम्र डोल आउट करते रहेंगे? और जिस तरह की इन्फ्लेशन आ रही है ये तो कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं लगता। तो और अगर आप इस तरह लोगों के लिए कोई मंसूबे बना के नहीं आएंगे, जो मैं खुद बिहार से आया हूँ, मैंने अभी भी किया था, मैंने चेक किया कि लोग तो चेक के इंतजार में बैठे हुए कि पैसे आएंगे तो कुछ करेंगे। तो देखना ये जो आपने 175 अरब रुपया पहले खर्च कर चुके हैं इस प्लान पे, अभी मजीद 50 अरब रुपए के करीब का लोन लिया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान भी फंड कर रही है। क्या कोई आपके पास वायबल किस्म का प्रोजेक्ट है लोगों को पाँव पे खड़ा करने का? अनवर बेग हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। अनवर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अनवर साहब, क्या जो क्लासों साहब बात करें प्रोग्राम लोगों को अपने पाँव पर खड़ा कर सकता है इस तरह? देखिए जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज ये सुबह ये BISP का इशू टेकअप किया है। मैं बताता चलूँ कि ये जो है $430 मिलियन का सॉफ्ट लोन है, पेएबल आफ्टर 25 ईयर्स। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी एक कंपोनेंट है जो $158 मिलियन है। ये टोटल है $588 मिलियन का। और इसके अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 430 मिलियन दिया है, वो उसमें कैश ट्रांसफर्स के लिए जो मंथली लोगों को पैसे जाते हैं वो 347 है। और जो सबसे साहब ये तो हमें समझ आ गई। बेग साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। नहीं क्लासरा साहब मैं आ रहा हूं। ये टेक्निकल चीजें हमें समझ आ, हमारा कुछ और टॉपिक है, थोड़ा सा हमें उस पर ब्रीफ करें। क्या लोगों को सारी उम्र 1,000 रुपए पे रखना है, या कुछ आप नए चेयरमैन हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, प्लान है, या आप भी बैठ के फरजाना राजा साहब की तरह आप भी चेक्स पे दस्तखत करके लोगों को भेजते रहेंगे, या कुछ मंसूबे आपके पास भी हैं? नहीं रोक साहब, मेरी जरा अगर मुझे इजाजत है तो मैं आपको बता दूं ना, जो अब जो इसमें जो ये जो लोन आज साइन हो रहा है, इसके अंदर रोजगार के लिए $108 मिलियन रखा गया है। अच्छा अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब से मैं आया हूं मैंने ये प्रोग्राम, मैंने एक क्रैश प्रोग्राम इमरजेंसी बेसिस पे मैं कर रहा हूं कि जितने लोगों को वसीले रोजगार के अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पिछली ट्रेनिंग्स हुई हैं वो ट्रेन करके लोगों को प्लेसमेंट नहीं की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था पिछले दौर के अंदर कि प्लेसमेंट लोगों की नहीं। तो मेरी कोशिश ये है
कि मैं इनको ट्रेनिंग दूं, मैं लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात कर रहा हूं, उनके लोकल ट्रेनिंग दे रहा हूं, फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करता है वो भी कर रहा हूं। और सबसे पहले ये मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं इंशाल्लाह फरवरी में फ्रॉम केपी, और उसके बाद मैं साउथ पंजाब जा रहा हूं क्योंकि ये हमारे जरा से ट्रबल्ड एरियाज हैं, तो इसको हम टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है, एक सेकेंड, मेरी कोशिश ये है कि मैं आस्ते आस्ते ये जो लोगों को 1200 रुपए महीना दे रहा हूं, इनको इतना सेल्फ एम्पावर्ड कर लें कि ये हमें कहेंगे कि हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये भी बताएगा कि आपके इस प्रोग्राम से कितने लोग लगभग मुस्तफीद हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आके जवाब लेते हैं। आपसे काजी साहब से ने भी आपसे कुछ सवाल करना है। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर अनवर बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अनवर बेग साहब, रकम 1000 से बढ़ाकर 1200 तो कर दिया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे इस प्रोग्राम से? देखें जी, जो हमारे पास जो एनलिस्टेड लोग हैं वो तकरीबन कोई 5 मिलियन है, 5 मिलियन 50 लाख के करीब। अच्छा। जी हाँ, जिनको ये पैसे जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अच्छा, नहीं, मुझे बेग साहब एक वक्त कम है, मैं एक सवाल आपसे मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूं जब आप किसी एक गरीब आदमी के पेट में रोटी डालते हैं उसकी दुख और तकलीफ के वक्त, इस बात पे तो रियली आप काबिल तारीफ हैं। मगर मेरा नजरी और मैक्रो सवाल है हुजूर, मेरा सवाल आपसे ये, आप बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, पूरे इस रीजन में अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस की जो सारी स्कीमें बैठ गई, ग्रामीण का आपने मॉडल देखा, उसने नोबेल देते देते सुप्रीम कोर्ट के आगे मोहम्मद यूनुस पेश हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि रियासत जितने पैसे इकट्ठे करती है वो वन वे आर दी अदर और मोस्टली नाजायज तरीकों से इंडिविजुअल्स की टीम में चला जाता है, और इलेक्ट्रेट को हम 1000-12,000 रुपया दे के खैरात पे लगाए रखे हैं। आप एक पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान और नजरियाती तौर पे क्या ये समझते हैं ये कोई अच्छा काम है, ये हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम, मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं है। और दुनिया में जितने इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इस प्रोग्राम की तारीफ करते हैं और वो एक एग्जाम्पल दुनिया में देते हैं। बट प्रॉब्लम यह है, आपने बात सही की है इम्प्लीमेंटेशन की। देखें, एक प्रोग्राम है वसीला रोजगार और वसीला हक, इसमें बहुत लूप होल्स हैं और बहुत लीकेजेस हैं। मेरा जो प्लान ये है कि वसीला रोजगार और वसीला हक, जिसके तहत गवर्नमेंट 3 लाख रुपए हर फैक्ट्री को देती है, वो मैं इसको मिलाना चाहता हूँ रोजगार के साथ कि हम उसको ट्रेन करें। अगर उससे यहाँ लोकल काम करना है उसको हम लोकल कोई काम धंधा लगवा दें, और उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बेग साहब लास्टली, नहीं हो सकता। बेग साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बेग साहब लास्टली 2 सवाल क्लब करके पूछ रहा हूँ। एक तो ये है कि जो आपसे पहले चेयरपर्सन थी, मुका तो चलता रहता है आपके दरमियान, और पिछली जो पोजीशन में अब आ गई, आप मुका पे तो चलते हैं, ये सबको पता है। फरजाना राजा के दौर में जो बहुत बड़े अरबों रुपए के घपले हुए हैं, एक आप उनको टच करेंगे नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है आप नहीं करेंगे, मुझे प्लीज गलत साबित कीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि एक मुझे मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि आपका नाम जो है बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 25,000 रुपए आप इनाम जीत चुके हैं, हमसे रब्ता करें। आपके मैं नोटिस में भी लाया कि इस तरह के मैसेजेस आम लोगों को किए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। आपने आगे से बेबसी का इजहार किया था, भी हम क्या कर सकते हैं? अगर आप ये जो फ्रॉड स्टार हैं जो हमें बकायदा अपने नंबर से मैसेजेस भेजते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं, आप एक मैसेज वाले का हिसाब नहीं कर सकते, तो फरजाना राजा का क्या हिसाब कर सकेंगे? आप तो एक बेबस किस्म के चेयरमैन है, मानते हैं इस बात को आप? नहीं राहुल साहब, मुझे अभी 10 दिन में आ गए। अब 10 दिन में आप कहते हैं कि मैं आसमान से आपने खुद हाथ खड़े कर दिए थे कि इस मैसेज वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता, ना FIA कुछ कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, आप कर सकते हैं। वो लोगों को लूट रहे हैं, बकायदा नंबर भेजते हैं इस पे। वो आपने खुद मुझे कहा कि राउत साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी सर। अच्छा चलें, यही बता दें, फरजाना राजा का मामला देखेंगे आप, अगर वहां करप्शन हुई है तो? बिल्कुल भाई, मुझे जवाब तो देने दे, मेहरबानी करें, मुझे थोड़ा टाइम तो दें। सवाल आपने इतनी देखिए, जहां तक फरजाना राजा का टेन्योर का सिलसिला है, ऑडिट पैराज हैं, यानी उसके अंदर काफी डिस्क्रिपेंसी है और ऑडिट जनरल ने ये यानी क्लियरली लिख दिया है। अब ये बात जाएगी PSC में। अगर PSC ये कहती है कि इसको नैब या FIA से इन्वेस्टिगेट कराएं, आई एम देयर टू इंशाअल्लाह ताला, जब तक मैं इधर हूंगा। इस पे यानी खुर्शीद शाह साहब पकड़े लिए उनको, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आने वाला है, उनके साथ खुर्शीद शाह का चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी का आने वाला है। आप डायरेक्ट भेज सकते हैं नैब को, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं नैब को, आपको PSC की क्या जरूरत है? राहुल साहब मेरी बात सुने। I mean, एक चीज मैं आपको बता दूं
कि जो भी अगर कोई इसमें घपला है, जो है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मुझे आप टाइम दें, ये सब इन्वेस्टिगेट होंगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो दे विल बी ब्रॉट टू द बुक्स। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ये टेक्स्ट मैसेजेस की बात की है, देखिए हमने एक अवेयरनेस कैंपेन हम रन कर रहे हैं इस वीक पे, लोगों को बताने के लिए कि ये सारा फ्रॉड है BISP का, इससे कोई तल्लक नहीं है। हमने FIA को लिख दिया है, हमने अपना PTA को लिखा है और वी आर अरेस्टिंग पीपल, और इंशाल्लाह आपको 8-10 दिन में हम आपको अरेस्ट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब का। चले ये तो तसल्ली दी कि वो कार्रवाई करेंगे, फजाना राजा हो या कोई भी हो करप्शन के खिलाफ। क्लासेस आगे बढ़ते हैं, आप जरा ये बता दें कौन सी मौशी इमरजेंसी लगने वाली है? शाजिया, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं बड़े बुरे थे। मैं जल्दी से सम अप करूंगा क्योंकि काजी साहब ने भी कोई एक आध स्टोरी मजीद करनी है इस पे कि स्टेट बैंक ने एक यहाँ पे SOS भेजी है कि पाकिस्तान के पास $3.2 बिलियन के रिजर्व बाकी रह गए हैं और ये बहुत बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। और इसहाक डार साहब जब भी आते हैं अपने साथ कोई ना कोई इमरजेंसी लेके आते। अभी IMF को $400 मिलियन के हमने कल परसों एक उनको अदायगी की है, जिसका रोना हमेशा काजी साहब ये रोते रहते हैं कि $400 मिलियन निकल गए हमारे सिस्टम से, उनकी तरफ एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल के जा रहे हैं। अब ये कहते हैं हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़े बुरे तरीके से आपका हिट हो चुका है, दुनिया भर को SOS भेजी जा रही हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को कहा गया कि एक तो कि आप चुपके से $133 मिलियन हमारे अकाउंट में डाल दें। ये वो मुल्क है, एक तरफ यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब वो ताने देते हैं कि आप डॉलर मांगते हैं। अब चौधरी निसार अली खान साहब को कहें कि जरा कुछ जेब से डॉलर निकाल के हुकूमत पाकिस्तान की किटी में डालें, क्योंकि हमारे पास तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पैसे बाकी नहीं रह गए। इंपॉर्टेंट जो एक इसके साथ जो चीज़ है, बड़ी खबर है, जो बड़ी स्टोरी है, अगेन एक्सक्लूसिव है, टाइम ज़्यादा नहीं है कि उसको डिस्कस कर सकते, फिर करेंगे इसके साथ। वो ये है, हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया अमेरिकन को कि 2014 से जब आप पाकिस्तान से चले जाएंगे, यहाँ से अफगानिस्तान से चले जाएंगे, जो वॉर एंड टेरर कोलेशन सपोर्ट फंड का हमें पैसे मिलते हैं वो आप जारी रखें, चाहे आप अफगानिस्तान में जंग लड़ें या न लड़ें, पाकिस्तान में हम जंग लड़ें न लड़ें, ये डॉलर आप हमें देते रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की अमेरिकन से कि आप वार एंड टेरर की आप जो इमदाद है वो हमें जारी रखेंगे। ये वो इमदाद है जो जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू की गई थी। हमें बताया जाता था ये जनरल मुशर्रफ दौर की वार है, ये उनकी वार है, हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है। ये नवाज शरीफ साहब कहते थे अगर अमेरिका की जंग है तो अमेरिका तो जा रहा है, तो फिर अब कोलेशन सपोर्ट फंड के तहत अमेरिका से क्यों डॉलर लेना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब बेहतर होगा चौधरी निसार अली खान साहब दें। अच्छा, वो आजकल एक गैरत का और चले मैं कहूंगी क्लासेस साहब का आज का कॉलम भी पढ़ लें, गैरतमंदों की समझदारी से भी कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉलम है आपका। क्लासरा साहब इस खजाने की जो निगहदाश्त कर रहे हैं वो जाती तौर पर पाकिस्तान का कर्जा अदा कर सकते हैं, मगर जिस खजाने की वो निगहदाश्त कर रहे हैं और जिस मईशत को वो चला रहे हैं, मेरी कल वाली बात, वो बैंक करप्ट है। और मैं अपना टाइम जो है आपको दूंगा स्टोरी पे, मगर एक फिक्रा ये कह दूं कि हजूर जब आपकी निजी मईशतें आपकी कौमी मईशत से बड़ी बन जाए तो फिर यही होता है। मैं आऊंगा वो समीना की स्टोरी आप बता। समीना बेग, नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली औरत समीना बेग जिन्होंने ये जून में माउंट एवरेस्ट जो थी वो सर की थी, और अब दुनिया की 7 बुलंद चोटियां वो सर करने जा रही, जिनमें एंटार्कटिका है, अर्जेंटीना है, रशिया, अमेरिका, नेपाल। उन्होंने दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनकी औरतों को एक पैगाम दिया है कि हम औरतें किसी से कम नहीं, हम मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकती हैं, सोसाइटी में इनके बराबर रोल प्ले कर सकती हैं, इसीलिए किसी को भी अपने आप को कमतर समझने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में काजी साहब अगर यही जज्बा हमारे यहाँ औरतों में हो तो हम किसी से जज्बे की तो है, जज्बा तो हमें होता है, मगर ये देखें ना, इसने 29,000 फुट और 8,000 से मीटर से बुलंद जो है वो इस लड़की ने 21 साल की बच्ची ने ये किया है, और अब ये 7 चोटियां और सर करने जा रही है। ये स्टोरी इसलिए मेरे ख्याल में आपने रखी होगी कि ये हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल ह्यूमंस में कितना है। हमारी जो 51% औरतें हैं जो स्टंटेड हैं, जो बच्चे पैदा करती हैं, उनके लिम्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते इस वजह से कि उन्हें खुराक नहीं मिलती, तो ये इनमें कितना पोटेंशियल है। और इनको, और ये खास तौर पर जो हमारी देहाती औरतें हैं, हमारी सोसाइटी में मर्द इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। क्लास साहब ये भी एक हकीकत है। मेरा ख्याल है जिनमें टैलेंट होता है शायद वो एक्सेप्ट करा लेते हैं। इस पे एक हमने जो मजलूमाना एक एटीट्यूड रखा हुआ है। अब तो हमारे हर फील्ड में आप नहीं बैठी हुई हमारे साथ बैठ के मुकाबले पे प्रोग्राम करती हैं, ये सेल्फ ये पिटी आ जाती है ना बाज़ दफा, तो मेरा ख्याल है इसको इतना जेन्युइन भी नहीं है। साहब हम क्या करें, 67% औरतें जो देहातों में हैं, जो देहात में बगैर देहातों में भी कैसा मैं खुद बर्बाद हैं, बीमार हैं, आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो देखें, 30,000 माएँ साल में मर जाती हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है। इट्स नॉट सेल्फ पिटी, इट इज अ थेफ्ट। ये चोरी है।
पाकिस्तान के वसाइल की चोरी है जिसकी कीमत आम और गरीब आदमी अदा कर रहे हैं। बहरहाल समीना मैं काजी साहब अपने गाँव जाता हूँ, मैं तो बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां देखता हूँ, मैं अपने गाँव में बच्चियां देखता हूँ, गरीबों की देखता हूँ, एक मैसिव लेवल पे तलीम आ रही है, बच्चे आपको गरीब लोग भी अपनी बच्चियों को भेजते हैं, पोटेंशियल उनमें है और जिसको मौका मिलता है वो साबित भी कर देता है वो आगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबरें दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।